हेलो। आज हम पढ़ेंगे छायावाद का अर्थ, परिभाषा और उसकी प्रवृत्तियाँ। हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल की समय सीमा संवत 1050 से संवत 1375 तक मानी जाती है। मध्यकाल के पूर्ववर्ती भाग को भक्तिकाल तथा उत्तरवर्ती काल को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। भक्तिकाल की समय सीमा संवत 1375 से संवत 1700 तथा रीतिकाल की समय सीमा संवत 1700 से संवत 1900 तक मानी जाती है। संवत 1900 से आगे के काल को आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। तो अगर ईस्वी में बात करें तो आधुनिक काल को हिंदी कविता के संदर्भ में निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है, जैसे भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी और 1900 के बाद में द्विवेदी युग। आधुनिक हिंदी काव्य में छायावाद को आधुनिक हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। यह युग साहित्य के क्षेत्र में एक क्रांति था, जिसमें कला पक्ष तथा भाव पक्ष दोनों दृष्टिकोण से उत्कर्ष का चरम दिखाई देता है। सन 1920 से सन 1936 तक के काव्य को छायावाद कहा जाता है। छायावाद का आरंभ कैसे हुआ? मुकुटधर पांडेय ने 1920 ईस्वी में जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका श्री शारदा में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 निबंध एक श्रृंखला के रूप में छपवाए थे, जो छायावाद के संबंध में सर्वप्रथम लेख है। इसके अतिरिक्त 1921 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में सुशील कुमार ने हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक संवादात्मक निबंध लिखा था। इस प्रकार सर्वप्रथम छायावाद शब्द का प्रयोग मुकुटधर पांडेय ने किया था। छायावाद को मिस्टिसिज्म के अर्थ के रूप में प्रयोग किया गया था। आरंभ में छायावाद शब्द का प्रयोग व्यंग्य के रूप में किया गया था, लेकिन बाद में इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया गया। जयशंकर प्रसाद के काव्य आंसू को छायावाद की पहली रचना माना जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1927 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में सुकवि किंकर छद्मनाम से आजकल के हिंदी कवि और कविता नामक लेख लिखा था। इसमें उन्होंने छायावाद के संबंध में लिखा था कि छायावाद से लोगों का क्या मतलब है, कुछ समझ में नहीं आता। शायद उनका मतलब है कि किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। तो छायावाद के सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने छायावाद को चित्र भाषा पद्धति भी कहा है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा भी छायावाद को रहस्यवाद से जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि जब परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, तो यही छायावाद है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। तो मुख्यतः विभिन्न विद्वानों ने छायावाद के संदर्भ में निम्नलिखित विशेषताएं उद्घाटित की है। छायावाद पद्धति विशेष है, यह आध्यात्मिकता से युक्त है, यह एक दार्शनिक अनुभूति है, यह प्रेम और सौंदर्य की अभिव्यक्ति है, यह रूढ़िवाद का विद्रोह है, यह एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है, यह स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो ये क्या है छायावाद की विशेषताएं। छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद सन 1889 ईस्वी से 1937 ईस्वी तक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं: कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, करुणालय, प्रेम प्रतीक, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। फिर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इनका समय था 1899 ईस्वी से 1961 तक। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीतकुंज, सांध्य, काकली। सुमित्रा नंदन पंत, उनका समय है 1990 से 1977 ईस्वी तक। गिरजे का घंटा,
पंत की पहली कविता रही है। फिर है ग्रंथि, पल्लव, वीणा, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूलि, युगपथ, उत्तरा, अतिमा, वाणी, पतझड़, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, सत्यकाम। फिर महादेवी वर्मा, जिनसे हम सब परिचित ही हैं, उनका समय था 1907 से 1987 तक। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, यामा। इसमें पहली चारों काव्य शंकर को एक साथ संकलित किया गया है। फिर है दीपशिखा। छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं। पहली है व्यक्तिवाद की प्रधानता। तो छायावादी काव्य में व्यक्तिवाद की प्रधानता है। शायद आधुनिक युग की अनेक समस्याओं के कारण व्यक्तिवाद का जन्म हुआ। छायावादी काव्य में किसी जाति, महाजाति के सुख दुख की नहीं, अपितु साधारण व्यक्ति के सुख दुख की बात है। कवि अपनी कविता की विषय वस्तु की खोज बाहर से नहीं, अपितु अपने भीतर से करता है। तो इसीलिए छायावादी काव्य में कहीं कहीं अहम भावना की अति है, परंतु यह अहम भाव असामाजिक नहीं है, इसमें सर्व मिला हुआ है। इस कविता में कवि का रोना या हंसना उसका व्यक्तिगत नहीं है, अपितु प्रत्येक संघर्षरत व्यक्ति का रोना या हंसना है। जैसे मैं शैली अपनाई, देखा सब दुखी निज भाई। फिर है इसकी दूसरी प्रवृत्ति मानवतावाद। तो छायावाद का सबसे उज्जवल पक्ष मानवतावाद है। वह युग वास्तव में विश्व युद्ध और मानवतावाद का युग था। युद्ध के भयंकर परिणामों को देखकर अनेक महापुरुष मानवतावाद का प्रचार कर रहे थे। प्रसाद की कामायनी और निराला की तुलसीदास रचनाएं मानवतावाद की भावना से ओतप्रोत रचनाएं हैं। छायावादी काव्य में राष्ट्रवाद की भावना भी संकीर्ण नहीं, अपितु मानवतावादी ही है। यही कारण है कि छायावादी काव्य में मानव प्रेम, उदारता, करुणा और विश्व बंधुत्व की भावना आदि के दर्शन होते हैं। पंत जी की मानव प्रेम के विषय में वह कहते हैं कि सुंदर है विहंग, सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। फिर तीसरी प्रवृत्ति है इनकी प्रकृति चित्रण। तो छायावादी कवियों ने प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। इनके काव्य में प्रकृति का आलम्बनगत व उद्दीपनगत दोनों रूपों में वर्णन किया गया है। इन्होंने अपने काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया है। सभी प्रमुख छायावादी कवियों ने प्रकृति का चित्रण नारी रूप में किया है। छायावादी कवियों ने प्रकृति के माध्यम से सुंदर व सात्विक चित्र खींचे हैं, परंतु कहीं कहीं इनके प्रकृति चित्रण में भी अश्लीलता के दर्शन होते हैं। फिर है रहस्यवाद। छायावादी काव्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति है रहस्यवाद। यही कारण है कि कुछ विद्वानों ने छायावाद को रहस्यवाद से जोड़कर ही इसको परिभाषित किया है। उदाहरण के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद को रहस्यवाद से जोड़ते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा भी रहस्यवाद को छायावाद ही मानते हैं। वे कहते हैं कि जब परमात्मा की छाया आत्मा पर तथा आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ने लगती है तो यही छायावाद है। तो वस्तुतः सभी छायावादी कवियों ने अपने काव्य में आध्यात्मिकता को स्थान दिया है। इन कवियों ने आंतरिक अनुभूतियों को प्रकट करने के लिए रहस्यवाद का सहारा लिया है। प्रसाद ने परम सत्ता को बाहर खोजा, महादेवी वर्मा ने प्रेम और वेदना में, पंत ने प्रकृति में तथा निराला ने तत्व ज्ञान में। लेकिन इनमें से किसी का भी रहस्यवाद कबीर या दादू जैसा गहरा नहीं है। इनके रहस्यवाद में मार्मिकता का अभाव है। फिर है स्वच्छंदतावाद। छायावादी कवियों ने अहमवादी व व्यक्तिवादी होने के कारण स्वच्छंदतावादी प्रकृति को अपनाया है। उन्होंने काव्य रचना करते समय किसी भी प्रकार के शास्त्रीय बंधनों को स्वीकार नहीं किया है। विषय का चयन करते समय भी इन्होंने इसी नियम को अपनाया। यही कारण है कि छायावादी काव्य में विषयगत विविधता है। सौंदर्य वर्णन, प्रेम चित्रण, प्रकृति वर्णन, राष्ट्र प्रेम, रहस्यवाद, वेदना, निराशा, उत्साह आदि सभी विषयों पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। वेदना और निराशा छठी प्रवृत्ति है। छायावादी काव्य में वेदना और निराशा सर्वत्र अभिव्यक्त हुई है। कुछ आलोचक मानते हैं कि ये निराशा तत्कालीन वातावरण की देन है, क्योंकि उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था और आंदोलन असफल हो रहे थे। दूसरा, छायावादी कवि मानते थे कि वेदना और निराशा से ही काव्य उपजता है।
तो पंत जी ने भी लिखा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। फिर है नारी प्रेम और सौंदर्य का चित्रण। तो यह भी एक छायावाद की प्रवृत्ति रही है। छायावादी कवियों ने नारी प्रेम और सौंदर्य के अनेक चित्र प्रस्तुत किए हैं। नारी सौंदर्य का चित्रण कहीं कहीं दैहिक बन पड़ा है, यथा नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधकुला अंग। छायावादी कवियों ने नारी की करुणा, दया, ममता आदि भावों का भी सुंदर चित्रण किया है। प्रसाद ने नारी के विषय में लिखा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। फिर है स्वतंत्रता प्रेम। छायावादी कवियों के काव्य में राष्ट्रीय जागरण का स्वर भी मिलता है। यह कवि अनेक स्थानों पर स्वतंत्रता का आह्वान भी करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव इन कवियों पर पड़ना स्वाभाविक ही है। प्रसाद के काव्य तथा नाटक दोनों में ही राष्ट्रीय भावना देखने को मिलती है। माखनलाल चतुर्वेदी की राष्ट्रीय भावना का एक उदाहरण देखते हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। फिर है कला पक्ष कैसा था। कला पक्ष के दृष्टिकोण से भी छायावादी काव्य उतना ही उत्कृष्ट है जितना भाव पक्ष के दृष्टिकोण से। तो छायावादी काव्य में खड़ी बोली हिंदी अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई। इन कवियों की भाषा चित्रात्मक है। इन कवियों ने कोमलकांत शब्दावली का प्रयोग किया है। वह संस्कृतनिष्ठ भाषा पर बल दिया है। छंदों के दृष्टिकोण से छायावादी कवियों ने परंपराओं को तोड़ा है। निराला ने काव्य में मुक्त छंद की नींव रखी। फिर भी गेयता इन कवियों की कविताओं की प्रमुख विशेषता रही है। रहस्यवादी भावना के कारण किन कवियों की कविताओं में प्रतीकात्मकता व सांकेतिकता मिलती है। इन कवियों ने शब्दालंकार, अर्थालंकार दोनों प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है। इन कवियों ने अपने काव्य में अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशोक्ति, मानवीकरण आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। तो निष्कर्ष के रूप में हम देखते हैं, ये कह सकते हैं कि छायावाद आधुनिक हिंदी कविता का स्वर्ण युग था। छायावादी कवियों ने खड़ी बोली हिंदी को चरम उत्कर्ष प्रदान किया। हिंदी कविता को नई प्रतिष्ठा मिली। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा जैसे महान कवियों ने इस काल में हिंदी कविता को नए आयाम प्रदान किए। इस काल की कविता को पढ़कर पहली बार लोगों ने माना कि खड़ी बोली का माधुर्य ब्रज या अवधि से कम नहीं है। तो आधुनिक काल का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कामायनी इसी काल की देन है।